हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंटरमीडिएट मई 2025 का डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर। इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, आपको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए था और छोटी छोटी बातें जिसे आपको ध्यान में रखनी जरूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग सच अ क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने एग्जाम दी थी तो इस सेशन को एज एन इवैल्यूएशन यूज करें और देखें आपने क्या क्या गलतियां की एग्जाम में। और अगर आप आने वाले एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हैं तो इस सेशन को यूज करें हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट जो एक डायरेक्ट टैक्स का पेपर अपीयर करने वाला है आने वाले इंटर की एग्जाम्स के अंदर। तो हम प्रीवियस ईयर 24-25 दैट इज असेसमेंट ईयर 25-26 को ध्यान में रखते हुए ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो मई 2025, सितंबर 2025 एंड जनवरी 2026 के लिए रेलेवेंट और एप्लीकेबल है, क्योंकि इन तीनों अटेम्प्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर 24-25 यानी फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024 ही हमें लागू करना रहेगा। अगर आप मई 26 एंड ऑनवर्ड्स में अपीयर करने वाले हैं तो उस केस में आपके लिए एक नया फाइनेंस एक्ट आ जाएगा और इसमें कई सारी चेंजेस हो जाएंगे हमारे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टैंडर्ड 15 मार्क का क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर आपका कोर पीजीबीपी से पूछा जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना होता है। अगर आप इंटर में 25 के पेपर का एक रेटिंग पूछेंगे कि सर ये कितना इजी टू डिफिकल्ट के पैरामीटर में आप इसे कहां प्लेस करेंगे, तो इट वाज अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर। मैं इसे बहुत डिफिकल्ट या बहुत इजी या सिंपल ऐसा भी नहीं कहूंगा, बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगा। पास में इससे भी डिफिकल्ट पेपर्स आए हैं। ये काफी स्टैंडर्ड पेपर था कि अगर आपने मेटिकुलसली अमेंडमेंट्स के साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की होगी और बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये पेपर नॉर्मल लगेगा। अदरवाइज आपको ये पेपर डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूं तो यहां हमारा कोर फोकस हमेशा क्वेश्चन में पहली 3 लाइंस और लास्ट की 3 लाइंस पे पढ़ने का होना चाहिए। हमेशा फुल क्वेश्चन को ऐसे ही रीड करें। जैसे क्वेश्चन में दिया है एससी बोस दैट इज एन इंडिविजुअल जिनकी एज 62 इयर्स है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात हो गई। सीनियर सिटीजन है, काम लग सकता है। अ विडो ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हु डाइड ड्यूरिंग हिज सर्विस इन 2011। कोई पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ हो गई थी, ये उनकी वाइफ है, विडो है। शी अर्न्स इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ रनिंग अ फ्लावर बुके शॉप एट कोलकाता। ये कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, फ्लावर बुके शॉप चला रहे हैं आप। सीडलिंग्स और सैपलिंग्स इन अ नर्सरी नहीं बेच रहे, क्योंकि सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स इन अ नर्सरी होता है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम होता है। ये तो आप फ्लावर बुके की दुकान चला रहे हैं, ये एक बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। एंड साथ साथ में ये किताबें लिखती हैं तो रॉयल्टी की भी इनकम होती है। इंडिया में भी बेचते हैं, बाहर भी बेचते हैं किताबों को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है 31 मार्च 2025 दैट इज द प्रीवियस ईयर 24-25 के रिलेटेड। ये उसके पर्टिकुलर्स हैं, यानी कि ये आपके खर्चे और ये आपकी इनकम्स दी हुई है, जिसमें आपका मेन हुक पॉइंट नेट प्रॉफिट होता है, जहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट ये सब स्किप करके पहले एकदम बॉटम पे रीड किया जाता है कि भाई क्वेश्चन ने मांगा क्या है। क्वेश्चन ने मांगा है टोटल इनकम निकाल दो अंडर द डिफॉल्ट रिजाइम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, दोनों से करना है। डिफॉल्ट रिजाइम से भी करना है, ऑप्शनल रिजाइम से भी करना है, पर करना क्या है, टोटल इनकम। क्वेश्चन ने टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछी, अच्छी बात है, टैक्स लायबिलिटी निकालने में आपका समय नहीं जाएगा, लेकिन दोनों रिजाइम से आपको सिर्फ टोटल इनकम का कंप्यूटेशन जरूर करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले डिफॉल्ट से सॉल्व कर देंगे, फिर एडजस्टमेंट करके ऑप्शनल का आंसर निकाल देंगे, या कुछ जन पहले ऑप्शनल से पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स करके डिफॉल्ट से आंसर निकाल लेंगे, या कुछ क्या करेंगे पैरेलली डिफॉल्ट से भी करेंगे, ऑप्शनल से भी करेंगे। आपने जो चीज प्रैक्टिस की होती है आपको वही एग्जाम में करनी चाहिए। तरीका तीनों सही है, तीनों में से कोई भी तरीका गलत नहीं है। अल्टीमेटली सब में ही उतने मार्क्स मिलने हैं, लेकिन आपने जिस चीज की हैबिट बना ली है आपको उसी हैबिट के थ्रू जाना चाहिए कि मैं इस तरीके से करने के बाद एडजस्टमेंट्स करता था जब घर पे प्रैक्टिस करते वक्त, तो मुझे एग्जाम में भी वही करना चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन की डिटेलिंग समझ चुका हूं कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है। सर टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए होगा क्या, मैं पहले फॉर्मेट तैयार करूंगा। मैं फॉर्मेट कैसे तैयार कर सकता हूं, जैसे मैं दोनों पैरेलली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, मैं वो वाला अप्रोच ले रहा हूं। तो मैं सबसे पहले डाल दूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस एससी बोस ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जिसमें अमाउंट वाली जो 2 कॉलम है उसमें से एक पे लिख दूंगा डिफॉल्ट और एक पे लिख दूंगा ऑप्शनल या ऑल्टरनेटिव रिजाइम, एंड देन उसके अंदर 5 हेड्स मेंशन कर दूंगा।
income from salary, income from house property, then your PGBP, then your capital gains, then your income from other sources, then gross total income minus deductions. पूरा पेज छोड़ते हुए बॉटम पे टोटल इनकम. That is my पेज नंबर 1. फॉर्मेट तैयार कर दिया, अभी तक कुछ भरा नहीं. नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे गया, हेडिंग डाली वर्किंग नोट्स. पॉइंट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. पर्टिकुलर्स, अमाउंट अगेन एक अमाउंट डिफॉल्ट रिजाइम के लिए और एक अमाउंट ऑप्शनल रिजाइम के लिए. एंड देन मैं पीजीबीपी के फॉर्मेट के लिए नेट प्रॉफिट पहले लिख दूंगा. तो नेट प्रॉफिट लिखूंगा तो कहां से शुरू करूंगा? 20,69,000 से हम इसे शुरू करेंगे. 20,69,000 दो बार क्यों लिखा है सर? एक बार डिफॉल्ट के लिए लिख दिया है और एक बार ऑप्शनल के लिए लिख दिया है. इसमें कुछ चीजें ऐड होती जाएगी और कुछ चीजें लेस होती जाएगी. दोनों रिजाइम के हिसाब से जो जो ऐड या लेस होगा हम पैरेलली करते जाएंगे, ऐड लेस करते जाएंगे. तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर. तो क्वेश्चन के अंदर मेरा ध्यान जाता है टू साइड और बाई साइड. बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है. मेरा ध्यान पहले बाई साइड जाता है. बाई साइड में मेरा पहले फोकस गया सेल ऑफ फ्लावर बुकेट. तो मेरा एक तरीके का रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू तो जैसी है वैसी ही रहेगी. लेकिन फिर जाता है फैमिली पेंशन मिल रही है पीएसयू से थ्रू बैंक 3,60,000. सर ये फैमिली पेंशन का पॉइंट हम आईएफओएस में स्पेसिफिकली कवर करते हैं. और आईएफओएस में हम ये बात पढ़ते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो डिफॉल्ट रिजाइम में अलग मिलता है, ऑप्शनल रिजाइम में अलग मिलता है. डिफॉल्ट रिजाइम के अंदर मिलता है 25,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, नॉट पर मंथ. 25,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर. और अगर ऑल्टरनेटिव रिजाइम है तो उस केस में मिलता है 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर. तो ये इनकम तो आपके नेट प्रॉफिट में दिख रही है, जबकि ये तो आईएफओएस में जानी चाहिए. तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? 3,60,000 को हमारे इस फॉर्मेट में से रिड्यूस करोगे. तो प्लस के लिए कुछ जगह छोड़ दूंगा और फिर नीचे माइनस में 3,60,000 रिमूव कर देंगे हम यहां से. और फिर एक पेज छोड़ के एक और वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट का टाइटल होगा कंप्यूटेशन ऑफ आईएफओएस, जो भी अगेन एक डिफॉल्ट रिजाइम से जाएगा और एक ऑप्शनल रिजाइम से हमारा कवर किया जाएगा. तो डिफॉल्ट रिजाइम से हमारा जाएगा उसके अंदर 3,60,000 में से 25,000 हटा दिया जाएगा. और जो ऑप्शनल रिजाइम से जाएगा उसके अंदर 3,60,000 में से 15,000 हटा दिया जाएगा. क्योंकि 1/3 करेंगे हम तो वो बड़ा नंबर ही आएगा आपका विच एवर इज लोअर. 25,000 और 15,000 ही आना है. तो यहां आपका नंबर हो जाएगा 3,35,000. यहां नंबर हो जाएगा 3,45,000. ये आपका आईएफओएस में दिखाई दे रहा है. ये हमने पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया जो हमें यहाँ बाई साइड दिखाई दे रहा है. सिंपल, ये रीसेंट अमेंडमेंट था. प्रीवियस ईयर 24-25 से ये अमेंड हुआ था. उससे पहले यहाँ 15,000 ही हुआ करता था, चाहे डिफॉल्ट हो या ऑल्टरनेटिव. इसीलिए इसे टेस्ट किया गया था एग्जाम में. फिर आई बात रॉयल्टी फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फॉर बुक्स सोल्ड फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इनटू इंडिया. आपकी रॉयल्टी इनकम हुई है. सर ये जो रॉयल्टी इनकम होती है इसे आप पीजीबीपी में भी दिखा सकते हो, आईएफओएस में भी दिखा सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये नेट प्रॉफिट में दिख रहा है, हम इसे नेट प्रॉफिट में ही रहने देंगे. क्यों इसे अननेसेसरली हटाएं और आईएफओएस में डालें? फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है. ये तो आपकी चॉइस है, ट्रीटमेंट तो वही रहेगा. लेकिन हाँ, इस पे डिडक्शन मिलेगा. वो डिडक्शन तो सर जीटीआई के बाद मिलेगा और वो भी ऑप्शनल रिजाइम में मिलेगा. हमें डिफॉल्ट रिजाइम में तो मिलेगा भी नहीं. तो 425 की मैं अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा. इसी के रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए हैं 75,000 की, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा क्योंकि दोनों अलाउड है. पीजीबीपी के अंदर ही रहने दे रहा हूं. आप चाहो तो इन दोनों को यहां से हटा दो और आईएफओएस में 425 माइनस 75 करके 3.5 दिखा दो, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. दैट आल्सो वर्क्स. आप किसी में भी दिखा सकते हो. इसे हम इसे ऐसे रहने देते हैं टू सेव टाइम, बिकॉज हम जितना कम एडजस्टमेंट्स करें उतना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए. इसे कंप्लीट करने के बाद आपको यहां दिखता है डिविडेंड. डिविडेंड कितना दिख रहा है? 4.5 लाख. डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. हमेशा आईएफओएस में उसे लेके जाते हैं. तो आपको डिविडेंड इनकम यहां से हटानी पड़ेगी. आप डिविडेंड इनकम यहां से हटाएंगे 4.5 लाख, 4.5 लाख दोनों रिजाइम में से हटा देंगे. और हटाने के बाद कहां लेके जाएंगे सर? आप इसको लेके जाएंगे इन आईएफओएस. आईएफओएस में लेके जाएंगे तो 4.5 लाख लेके नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि 4.5 लाख इज नेट ऑफ टीडीएस. आप जानते हैं सेक्शन 194 में 10% की रेट पे टीडीएस लगाया जाता है डिविडेंड पे. तो इसका मतलब 4.5 लाख टीडीएस काटने के बाद है तो उसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा. तो 4.5 लाख 90% है तो 100% कितना होगा? तो आप यहां पर अमाउंट 5-5 लाख लेके जाएंगे. 5 लाख बोथ रिजाइम्स में 5 लाख आपके चले जाएंगे. और उसके अलावा आप देखोगे तो टू साइड आपको यहां पे दिया है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद डिविडेंड. तो सर ये तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आपने डेबिट कर दिया, जबकि ये खर्चा तो यहाँ का है ही नहीं. ये तो डिविडेंड का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का खर्चा है. तो देयर बाय इस 12,000 को भी आपने एड बैक करके यहां से हटा देना होगा. ये यहां दिख नहीं सकता. 12,000 आपको यहां से एड बैक करना होगा. और सर क्या ये 12,000 मैं आईएफओएस में लेस कर सकता हूं? नहीं कर सकते. हमने पढ़ा होता है डिविडेंड में कोई खर्चा नहीं मिलता, सिर्फ एक ही खर्चा मिलता है, इंटरेस्ट.
और वो इंटरेस्ट का खर्चा भी रिस्ट्रिक्टेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम ग्रॉस अप करने के बाद। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट थोड़ी बोला है, यहां तो एक्सपेंसेस बोला है, और अगर एक्सपेंसेस बोला है तो मैं इसे इंटरेस्ट थोड़ी मान सकता हूं। अगर आप इसे इंटरेस्ट मानोगे तो 12,000 लेस कर सकते हो, क्योंकि वो 20% की लिमिट के अंदर है, डिफॉल्ट रिजाइम में भी और ऑप्शनल रिजाइम में भी। बट इसे इंटरेस्ट मानना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक आपको ऐसा मानना चाहिए। आपको इसे एक रेगुलर खर्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, एंड देयर बाय उसे अलाउ ही नहीं करेंगे। तो पीजीबीपी में एड बैक कर दिया और कहीं लेस नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप देखें तो लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स। अगेन इंटरेस्ट ऑन एफडी आपका आईएफओएस के हेड में टैक्सेबल किया जाता है, तो यहां से आपको हटाना पड़ेगा 76,000। यू विल हैव टू रिमूव इट फ्रॉम हियर, और हटाने के बाद इसे आईएफओएस में आप लेके जाएंगे, जिसमें वहां आप डाल देंगे। तो सर इसमें टीडीएस का एडजस्टमेंट अगेन होता है ना सेक्शन 194A के तहत, लेकिन यहां क्लियरली ब्रैकेट में लिखा है नो टीडीएस डिडक्टेड। जब टीडीएस डिडक्टेड ही नहीं है तो मैं क्या ग्रॉस अप करूंगा, सीधे यहां से हटाऊंगा और वहां डालूंगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बाई साइड की ट्रीटमेंट हो गई सर। क्लोजिंग स्टॉक तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके अंदर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अनलेस नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो। इसके अलावा यहां पर मुझे एक पॉइंट और दिखाई देता है, अमाउंट पेड टू आईआईटी चेन्नई फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इसका सेक्शन नंबर 35 में डिडक्शन मिलता है, लेकिन दिस इज एन अमाउंट पेड, दिस इज नॉट इन हाउस। ये आपने थर्ड पार्टी को डोनेट किया है। जब थर्ड पार्टी को डोनेट करते हैं वो खर्चा तभी मिलता है जब आप ऑल्टरनेटिव रिजाइम में होते हैं। डिफॉल्ट रिजाइम में अलाउ नहीं करते सर। इन हाउस तो डिफॉल्ट में भी करते हैं और ऑप्शनल में भी करते हैं, लेकिन जब थर्ड पार्टी को देते हो तो डिफॉल्ट रिजाइम में अलाउ नहीं करते। इसका मतलब इस 35,000 को आपको सिर्फ डिफॉल्ट रिजाइम में एड बैक करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव रिजाइम में कोई ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो पहले से लेस है, आपको उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए तो यहां पर एक आइटम दिख रहा है जो बड़ा अजीब सा हो गया, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 4.5 लाख। सर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो केपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो आपका यहां क्या कर रहा है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो अलाउड होना ही नहीं चाहिए। हाँ इस पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन पूरा खर्चा थोड़ी अलाउ किया जाएगा, जिसके लिए ब्रैकेट में परचेज डेट दी है ताकि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सके। तो पहले तो हमें 4.5 लाख एड बैक कर देना चाहिए, ये तो अलाउ ही नहीं किया जाएगा। दोनों में से कोई भी रिजाइम हो क्या फर्क पड़ता है। आपने 4,50,000 उसे एड बैक कर दिया होगा, और एड बैक करने के बाद आप क्या कहोगे कि इस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो आप 4.5 लाख पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने जाओगे। कंप्यूटर्स की बात हो रही है, कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट 40% होती है आपकी, और उसमें भी आपको परचेज डेट 1/12/24 दी है, कुछ नहीं लिखा तो पुट यूज भी 1/12/24 मानूंगा। इसका मतलब आधा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो 90,000 आपका निकल के आ रहा है, 4,50,000। बट इसके रिलेटेड शायद कुछ एडजस्टमेंट के अंदर अगर दिया है तो उसे देख लेते हैं। यस एक पॉइंट दिया है, देखो यहां पर क्या दिया है, कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूड्स 1 लाख पेड फॉर टेलीविजन एंड वॉशिंग मशीन फॉर हर हाउस होल्ड यूज। सर ये एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ये क्लियर हुआ कि सर 4.5 लाख पूरा एड बैक कर दिया, वो तो ठीक ही था क्योंकि अलाउ तो होना नहीं था, लेकिन उस 4.5 लाख में जो डेप्रिसिएशन निकालना है उससे पहले हमें ये पता चला कि इसके अंदर 1 लाख तो है ना टीवी और मशीन का है, जो घर पे इस्तेमाल करने वाले हो, पर्सनल है। पर्सनल है तो आप उस पर थोड़ी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो खाली जितना बिजनेस में पुट टू यूज करने वाले हो। इसका मतलब 4.5 लाख में से आपको ये अमाउंट 1 लाख की हटा देनी होगी। तो 4,50,000 में से हम 1 लाख की अमाउंट हटा देते हैं तो 3.5 लाख पे पहुंचते हैं। 3.5 लाख का हम 40% करेंगे और उसका आधा करेंगे तो 70,000 का हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोनों में मिलता है, चाहे ऑल्टरनेटिव हो या फिर डिफॉल्ट। तो आप 70,000 लेस कर सकते हो अपने पीजीबीपी के फॉर्मेट में उसे एग्जीक्यूट करते वक्त। इट्स योर नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। चलो अब बाकी एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट दिया है, परचेज इंक्लूड्स 2 लाख रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड क्रीपर्स डायरेक्टली परचेज फ्रॉम अ फार्मर इन कैश ऑन 26/9/2024। ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख के कुछ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स खरीदे थे किसी फार्मर से, कैश में खरीदे थे, जो परचेजेस में पहले से इंक्लूड हो चुका है। तो यहां जो 15,66,000 दिया उसमें वो 2 लाख पहले से शामिल है। तो सर जो क्रीपर्स होते हैं या जो फ्लावर्स होते हैं वो एक एग्रीकल्चरल इनकम होती है, जिसने बेचा उसके लिए। सर हमने तो खरीदा है ना, हमें थोड़ी यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कोई मतलब है। जिसने बेचा उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा, हमें क्या करना है, हमें तो खर्चा क्लेम करने मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सर आपने कैश में खर्चा कर दिया, एक ही दिन में एक ही पर्सन को 10,000 से ज्यादा कैश में दे दिया, ये थोड़ी चलता है। 2 लाख थोड़ी अलाउ किया जाएगा। लेकिन आप यही एक रूल 6DD पढ़ते हैं जब आप सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं कि फार्मर को अगर आप इस तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त कैश में पेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
वो आराम से अलाउ कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन कैश ये जो परचेज किया गया है 2 लाख रुपए का, इसका आपको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं थी। दिस वाज ओके। मैं खाली अपने फॉर्मेट में डैश डैश लिख के ब्रैकेट में नोट लिख दूंगा, दिस विल बी अलाउड, इट इज नॉट एन इशू, इट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि ये एक्सेप्शंस के अंदर कवर्ड है। तो पहले आइटम का तो कोई एडजस्टमेंट का आपको ट्रीटमेंट नहीं करना था, सिर्फ नोट लिख के आना था, नोट लिखना जरूरी रहेगा। दूसरा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एक टाइम डिपॉजिट किया है 2 लाख पेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपको यहां पर दिख रहा था 3,25,000 का, ऐसा लिखा है कि इसके अंदर 2 लाख तो वन टाइम डिपॉजिट है। सर होता है ना, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है जो बाद में आपको रिफंड कर दिया जाता है, तो ये 2 लाख रुपए का आपने डिपॉजिट दिया है, तो सर ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये तो आपने सिर्फ किसी को डिपॉजिट किया है जो बाद में रिफंड भी कर दिया जाएगा। आपने कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करानी होती है जब कोई जगह भाड़े पे लेते हो या कोई फैसिलिटीज भाड़े पे लेते हो, इसीलिए आपने ये 2 लाख का डिपॉजिट दिया होगा। तो ये 2 लाख का डिपॉजिट थोड़ी आपको एज अ खर्चा अलाउ किया जाएगा, यानी कि ये 2 लाख का अमाउंट दोनों ही केसेस में क्या कर दिया जाएगा, एड बैक। उसमें तो रिजाइन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको 2 लाख ऐड कर ही देना चाहिए। ये आपका एक और आइटम का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जो दिया था कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो हमने ट्रीट कर लिया। सैलरी एंड वेजेस में लिखा है कि सैलरी 2,40,000 उसके एक इलिटरेट ब्रदर को पे की गई थी, जिसमें रीजनेबल सैलरी एज पर मार्केट रेट इज 1,80,000। सर वो लिटरेट नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है, बट मुद्दा ये है कि उसकी क्वालिफिकेशंस के तहत आप उसे पैसे देंगे, क्योंकि ब्रदर हमने 48(2) में पढ़ा होता है कि एक स्पेसिफाइड पर्सन होता है, और स्पेसिफाइड पर्सन होता है तो आप मार्केट की रेट से ज्यादा पे नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो उसे डिसअलाउ कर देगा असेसिंग ऑफिसर। तो हमें यहां पर 1,80,000 से ज्यादा 2,40,000 दिख रहा है, यानी कि 60,000 ज्यादा दिख रहा है, तो 60,000 दोनों ही रिजाइन में आपको एड बैक कर देना होता है, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। दोनों ही रिजाइन में हमारे ये ऐड हो जाते हैं हमारे पीजीबीपी के फॉर्मेट के अंदर। फिर नेक्स्ट आइटम में क्या दिख रहा है, शी परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस in 110 lakhs for which loan of 75 lakhs was taken from SBI. Accrued interest इतना है जिसे पे इस दिन किया गया था। No principal was paid till this date. Ground floor of the house was occupied for shop and first floor was for a residence. यानी इतना पढ़ने पे समझ आना चाहिए सर यहाँ हाउस प्रॉपर्टी का हेड भी लगेगा और पीजीबीपी का हेड भी लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक घर खरीदा है, मतलब उसे ओन करते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर शॉप के लिए इस्तेमाल हो रहा है और फर्स्ट फ्लोर उनके रेसिडेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी नीचे वाला पार्ट पीजीबीपी रिलेटेड है और ऊपर वाला पार्ट हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड है। और इस घर को इन्होंने परचेज कर रखा है खुद के नाम पे, जिस पे ब्याज अक्रू हो चुका है, ब्याज अक्रू हो चुका है टिल 31/3/2025, जिसे 10/4/2025 को पे भी कर दिया गया है। अब पहले पीजीबीपी वाला एंगल पकड़ो। पीजीबीपी के अंदर आप क्या बोलोगे, सर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, तो उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो आपको अलाउ कर दिए जाते हैं। इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ किया जाएगा, बट ये खर्चा जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो किसी बैंक से है, बैंक से है तो 43B लगता है, और 43B के अंदर हमने कहा होता है टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आपने पे कर दिया होना चाहिए। तो 3,37,500 में से आधा आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा इन द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में आपको अलाउ कर दिया जाएगा, तो मतलब 337,500 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 168,750 का हमें खर्चा मिल जाएगा, दोनों रिजाइन्स में मिल जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर व्हाट अबाउट द अदर हाफ, व्हाट अबाउट 168,750? सर वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ना, और क्योंकि इन्होंने खुद के लिए ऑक्यूपाई कर रखा है रेसिडेंस के लिए, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, मतलब जीएवी नील हो गया, म्युनिसिपल टैक्स नील हो गया, एनईवी नील हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील हो गया, खाली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा। उसका एक और वर्किंग नोट बना लोगे आप, और वर्किंग नोट बना के उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउ कर दोगे, जिसमें 168,750 मिलना चाहिए। बट सर डिफॉल्ट रिजाइन में तो इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मिलता ही नहीं है, जो आपका अदर ऑप्शनल रिजाइन है उसके अंदर मिल जाता है। इसका मतलब एक और वर्किंग नोट जो बनेगा, जो मैं समझो हाउस प्रॉपर्टी का बना देता हूं, तो हाउस प्रॉपर्टी के उस वर्किंग नोट के अंदर आपको डिफॉल्ट रिजाइन अगेन डैश दिखाना होगा, और ऑप्शनल रिजाइन के अंदर आप 1,68,750 का नुकसान दिखा रहे होंगे, लॉस दिखा रहे होंगे, क्योंकि उतने का ही इंटरेस्ट आया होगा, बाकी तो और कुछ आया ही नहीं होगा। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट प्रॉपर बना देंगे, मैंने खाली ब्रीफ में छोटा सा बना दिया, आप इसे एक वर्किंग नोट 3 करके बना देंगे। वर्किंग नोट 1 पीजीबीपी का बना हुआ है, वर्किंग नोट 2 आईएफओएस का बना हुआ है, वर्किंग नोट 3 आपका हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड बन जाता है। इसके बाद हमें और क्या प्रोवाइड किया है, शी परचेज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन 39/2024 फॉर ₹25 लाख फॉर बिजनेस पर्पसेस, बिजनेस पर्पस के लिए है। तो यहां पर आपको वो डिडक्शन दिमाग में चलाने की जरूरत नहीं है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है, क्योंकि वो तो पर्सनल पर्पस वाला होता है, बिजनेस पर्पस वाला तो पीजीबीपी में ही मिल जाएगा ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है 30/9/24 को 25 लाख का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डेप्रिशिएशन मिलना चाहिए आपको, और इन सब पॉइंट्स का ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया है। तो देयर भाई आप इस 25 लाख के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन की रेट लगाएंगे तो आपने बहुत क्लियरली पढ़ा होता है कि सर मोटर व्हीकल पे तो 15% होती है,
लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस होती है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल उस पे 40% होती है। तो यहां पर आपका 40% की रेट लगाई जाएगी, 40% की रेट लगाई जाएगी, जिसमें आपको देखना होगा कि व्हाट इज द डेट इज 39/2024। तो 180 डेज वाला कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम उससे ज्यादा के लिए पुट टू यूज किए होंगे, क्योंकि परचेज डेट को ही हम पुट टू यूज मानेंगे। तो देयर बाय ये 10 लाख का नॉर्मल डेप्रीसिएशन आपको अलाउ कर दिया जाएगा पीजीबीपी के फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल डिप्रीशिएशन वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता है। यहां पर ये फ्लावर बुके बना के बेच रहे हैं, वो तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में मिलता है, और वैसे भी गाड़ियों वगैरह पे नहीं मिलता है, वो तो हमारे से प्लांट एंड मशीनरी नहीं होती है उस पे मिलता है। तो वो भी अगेन कोई मुद्दा ही आपका नहीं बनना चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है 10,000 लिस्टेड शेयर्स थे एसबीसीएल लिमिटेड के, लिस्टेड है, क्लियर किया हुआ है। 11,66,000 में इस डेट को आपने बेचे और इतने में इस डेट को खरीदे थे। एसटीडी खरीदते वक्त भी लगा था, बेचते वक्त भी लगा था। आप टाइम पीरियड देखो तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि सर ये तो शॉर्ट टर्म आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्रिएट होगा आपका। लिस्टेड शेयर्स हैं जिसमें एसटीडी खरीदते वक्त बेचते वक्त लगा हुआ है। तो 11,66,000 माइनस 2,65,000, इंडेक्सेशन का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनने वाला। एक छोटा सा वर्किंग नोट और किस चीज का बन जाएगा, कैपिटल गेन का बन जाएगा, जिसमें सेल कंसिडरेशन में 11,66,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 2,65,000 करके आपका एसटीसीजी का अमाउंट निकल के आ जाएगा 9,01,000। दोनों रिजाइम में सेम ही आने वाला है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिफॉल्ट रिजाइम में भी वही रहेगा, ऑप्शनल रिजाइम में रहेगा। सर एक कैपिटल गेन ही तो ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कौन से रिजाइम में हो, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम ही सब कुछ आपका रहने वाला है। तो वहां पर आपका 9,01,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट निकल के आ जाता है, क्योंकि 16/8/24 को आपने खरीदा था और 11/12/24 को बेचा, तो उसके एक दिन पहले तक की पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे तो वो 12 महीने से आपका शॉर्ट ही आने वाला है। तो देयर बाय वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका निकल के आ जाता है। दैट्स इट। आई थिंक सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन को एक बार स्कैन करके देख लेते हैं, कोई और हमारा पॉइंट बचा हो तो। आई डोंट थिंक कोई और पॉइंट बचा है हमारे पीजीबीपी के कैलकुलेशन को करने के लिए। हाँ, एक पॉइंट अभी भी हमारा बचा हुआ है, ये मिस हो सकता था। जो हमने रेजिडेंशियल हाउस खरीदा हुआ है 110 लाख का, उसमें से आधा हम अपने शॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ब्याज तो हमने ले लिया, साथ साथ में उसका डेप्रीशिएशन भी तो लेंगे ना हम, क्योंकि वो एक आपकी बिल्डिंग हो गई जिसके ऊपर आपको रेगुलर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपने 110 लाख का ये जो घर ले रखा है 110 लाख का, उसका आधा पार्ट आप यूज कर रहे हो फॉर द शॉप। मैं आधा मान रहा हूं, देखो वैसे क्वेश्चन में क्लियर किया होना चाहिए था यहां पर कि आधा आधा है, इक्वल एरियाज है, बट कुछ नहीं लिखा होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम आधा आधा ही मानेंगे, 2/3 1/3 जैसा तो हम कुछ मान के इसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो आपने आधा घर यानी कि 1,10,00,000 का जो आपका अमाउंट है उसका 50% यानी कि 55 लाख का जो घर है आपका, उसके ऊपर 10% डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना चाहिए आपको। 55 लाख पे आप 10% प्रोवाइड करोगे, यानी कि 5,50,000 का नॉर्मल डेप्रीशिएशन भी तो आएगा ना, जो डिफॉल्ट रिजाइम में मिलेगा और ऑप्शनल रिजाइम के अंदर भी मिलेगा, तो आपको उसे भी लेस कर देना चाहिए 5,50,000 के अमाउंट को। दोनों रिजाइम्स के अंदर ही होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, आई थिंक अब हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। मैं एक बार क्विकली जस्ट देख लूं। आपने 12,000 कंसिडर कर लिया, 35,000 कंसिडर कर लिया, 4.5 लाख कंसिडर हो गया, 2 लाख कंसिडर हो गया और 60,000 आपके ऐड में, ये सारे ऐड हो गए आपके, ये इतने ऐड हैं आपके। सिर्फ एक 35,000 यहाँ पर एक फर्क में क्रिएट हुआ है। लेस के अंदर 3,60,000, 4.5 लाख, 76,000, 70,000, 1,68,750, 10 लाख एंड 5,50,000, ये आपके सारे लेस हो गए। ये सारे हो जाते हैं तो आपका पीजीबीपी का नंबर निकल के आ जाएगा। मैंने इसे पहले से निकाल रखा है, उसे ही मैं सीधे सीधे यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ, क्विकली हो जाएगा हमारा। तो पीजीबीपी का आपका नंबर कैलकुलेट हुआ 1,51,250 इसमें आना चाहिए एंड 1,16,250। सर 35,000 का ही फर्क आया, क्योंकि वो फर्क वो साइंटिफिक रिसर्च वाले का ही फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। वो वहां एड बैक हो गया था, यहाँ एड बैक नहीं हुआ था। ये आपका पीजीबीपी हो गया। हाउस प्रॉपर्टी देखोगे तो यहाँ 0 आया ही था आपका, और यहाँ नेगेटिव 1,68,750 आपका आ गया था। और यहाँ अगर हम IFOS में जाएंगे तो इसे भी फाइनलाइज कर सकते हैं। IFOS में यहाँ 3,35,000 प्लस 5 लाख प्लस 76,000 करके आपका 9,11,000 डिफॉल्ट रिजाइम में आया होगा, और वहीं पर यहां पर वो 10,000 का फर्क क्रिएट हो जाएगा। 3,45,000 प्लस 5 लाख प्लस 76,000 करके
21,000 का अमाउंट आ गया होगा। वहीं कैपिटल गेन की बात करें तो दोनों में 9,01,000 का अमाउंट रहने वाला है, सेम अमाउंट ही आपका रहने वाला है। सैलरी हेड के अंदर कुछ था नहीं। तो सर ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट हो सकता है ना ऑप्शनल रिजाइम के अंदर, किसी भी हेड के सामने सेट हो सकता है, मैक्सिमम 2 लाख तक ही हो सकता है। तो आप कहीं पे भी सेट कर लो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, किसी भी हेड के सामने आपने इसे सेट कर लिया होगा। क्योंकि टैक्स तो वैसे भी नहीं निकालना है ना कि दिमाग लगाएं कि किसके सामने सेट करे तो टैक्स कम से कम निकल के आए, वैसा भी कुछ होना नहीं है। तो आप इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपका जीटीआई का नंबर निकल के आ जाएगा। जो जीटीआई का नंबर निकल के आएगा वो आपके डिफॉल्ट रिजाइम के अंदर आएगा 19,63,250 एंड ऑल्टरनेट रिजाइम में आएगा 17,69,500। ये आपके नंबर निकल के आ जाएंगे। लेकिन अब इसके बाद आपको क्या प्रोवाइड करना है क्वेश्चन में? डिडक्शन। डिडक्शन यहां तो मिलेगा ही नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो आपका आंसर यही रह जाएगा। जो डिडक्शन मिलेंगे वो आपके अल्टरनेटिव रिजाइम के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो अल्टरनेटिव रिजाइम के अंदर अगर हम डिडक्शंस देख ले तो हमारे डिडक्शंस में हमारा एक रॉयल्टी वाला पेंडिंग था ना। रॉयल्टी 4,25,000 की आपकी रेवेन्यू थी और उसके सामने आपका खर्चा 75,000 का था, मतलब 3.5 लाख की आपकी रॉयल्टी इनकम हो गई, जो आपकी इनकम में इंक्लूडेड है। हम 80 QQB में एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को डिडक्शन देते हैं। ये रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो डिडक्शन तो इन्हें मिल जाना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो डिडक्शन मैक्सिमम 3 लाख पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो देयर बाय हम यहां पर इसे 3 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। 3 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ 80 QQB आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इनको इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट भी मिले थे। सर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट तो आपको याद आना चाहिए, 2 सेक्शन होते हैं, 80TTA और 80TTB। 80TTA में सेविंग्स अकाउंट पे ही मिलता है, पर 80TTB में सेविंग्स अकाउंट भी मिलता है और टाइम डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। जिसमें ये सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, तो 80TTB हिट हो रहा है। और 80TTB के तहत 76,000 तो नहीं मिलेगा बट 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 50,000 का आप डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ये प्रोवाइड करने के बाद आपका फाइनल नंबर 19,63,250 और यहां पे आपका फाइनल नंबर 14,19,500 निकल के आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज योर टोटल इनकम का फाइनल आपका कैलकुलेशन हो गया। वेयर वी हैव क्लोज्ड आवर क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लोज कर लिया। देखने जाए तो कोई नया पॉइंट टेस्ट नहीं किया गया। जो पास्ट में पूछे हुए आपने पास्ट क्वेश्चंस भी किए होंगे तो भी ज्यादातर पॉइंट्स इसी तरीके से आपके कवर कर लिए जाते हैं। फ्रेश अमेंडमेंट के टर्म्स में खाली ये जो एक फैमिली पेंशन वाला पॉइंट है वो यहां पर टेस्ट कर लिया गया था। तो ये हमारा क्लोज हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे के क्वेश्चन तो रिलेटिवली थोड़े छोटे होते हैं और क्विकली हो सकते हैं। जैसे हम क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्या लिखा है? स्टेट विथ रीजंस वेदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स in India for assessment year 25-26 in the hands of the recipient in the following independent situation. पहला, Mr. Mahesh received dividend of 7 lakh declared and paid by a foreign company outside India. Such dividend has been declared in respect of shares जिसकी वैल्यू सब्सटैंशियली इंडिया के एसेट से डिराइव होती है। और ये जिस महेश की बात हो रही है वो RNNOR है, RNOR नहीं है। अगर RNOR होता तो मुद्दे ही नहीं होते, ग्लोबल इनकम ही टैक्सेबल हो जाती। ये RNNOR है और पूछा है कि इसको एक फॉरेन कंपनी है आउटसाइड इंडिया, उससे डिविडेंड मिला है 7 लाख का और वो भी इंडिया के बाहर ही मिला है, क्योंकि रिसीव डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर ही मिला है, रिसीव भी बाहर हुआ है और साथ साथ में कंपनी भी बाहर की है। लेकिन ऐसा लिखा है कि ये जो कंपनी है ना उसकी एसेट्स की वैल्यू सब्सटैंशियली इंडिया से डिराइव होती है। ये छोटा सा पॉइंट सेक्शन 9 में पढ़ाया जाता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाया जाता है। लेकिन ये बात कैपिटल एसेट के लिए पढ़ाई जाती है कि कैपिटल एसेट यानी कि शेयर्स जिसकी वैल्यू इंडिया से सब्सटैंशियली डिराइव हो रही है, उसके खरीद बेच पे जो गेन होता है वो इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज माना जाता है। ये बात डिविडेंड के लिए नहीं पढ़ाई जाती। इसका मतलब ये डिविडेंड इनकम मिस्टर महेश के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। देखो मेरे ओपिनियन में ये क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस मानना चाहिए, बिकॉज ये छोटी सी बात इंटरमीडिएट की मटेरियल में कवर्ड नहीं है, ये सीए फाइनल में कवर किया जाता है। बट अगेन आप खाली इतना भी पकड़ लेते कि RNNOR और सब कुछ बाहर हो रहा है तो उस केस में भी आप कह सकते हैं इट इज नॉट टैक्सेबल। तो आई डोंट नो एग्जाम में इंस्टीट्यूट इसे किस तरीके से देखने वाली है, बट ये टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, ये समझ के चले आप फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकेंड पॉइंट, Mr. Shivansh is a non-resident in India and residing in China and has deposited 16 lakh with AMS ABC Limited in an Indian company. एक इंडियन कंपनी में डिपॉजिट किया इस नॉन रेसिडेंट ने ऑन 1/9/2004 और उससे इंटरेस्ट मिला 12% पर एनम इन चाइना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो वैसे तो ये नॉन रेसिडेंट है, रहते चाइना में है, बट इन्होंने जिस कंपनी में डिपॉजिट किया है वो कंपनी इंडियन कंपनी है और उससे इनको ब्याज मिलने वाला है। तो ये ब्याज इंडिया में अक्रूअराइज हो गया ना, एंड देयर बाय इस ब्याज को इंडिया में टैक्सेबल करना पड़ेगा आपको, भले ये नॉन रेसिडेंट है। लेकिन सर कितना, 16 लाख पे 12% इंटू
7/12 किया जाएगा ना, क्योंकि 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड आपको लेना होगा। तो टैक्सेबल होगा, लेकिन कितना होगा, 16 लाख के 12 टका इंटू 7/12 की जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तीसरा, मिस्टर रमेश रिसीव रॉयल्टी ऑफ 8,25,000 इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग पेटेंट राइट्स टू मिस्टर सुनील. Mr. Sunil has developed a new product in India by utilizing the patent rights. 30% of the royalty was received in India and 70% was received outside India. इतना पढ़ने पे ये तो क्लियर है 30% तो टैक्सेबल हो गई, कुछ भी हो जाए, चाहे रमेश सुनील कोई भी हो। मिस्टर रमेश एंड सुनील बोथ हैव द स्टेटस ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ये दोनों नॉन रेसिडेंट ऐसा कहा है। तो जब आप सेक्शन नंबर 9 पढ़ते हो तो सेक्शन 9 के अंदर सबसेक्शन 1 में क्लॉज 5 इंटरेस्ट, क्लॉज 6 रॉयल्टी एंड क्लॉज 7 फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के रिलेटेड पढ़ाया जाता है आपको। और वहां पर आपको कहा जाता है कि अगर एनआर टू एनआर है बट इट इज यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर अ बिजनेस और अ प्रोजेक्ट इन इंडिया और फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, तो पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर दी जाती है, डीम टू अक्रूवराइज बनाई जाती है। और यहां पर यही बोला हुआ है हैज डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट इन इंडिया एंड देयर बाय, क्योंकि बिजनेस पर्पस इन इंडिया हो गया तो इंडिया में मिला हो या नहीं मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल किया जाता है। यानी खाली 30% ही नहीं, पूरा 8,25,000 फुल्ली इंडिया में टैक्सेबल कर दिया जाएगा मिस्टर रमेश के लिए जिन्होंने रॉयल्टी रिसीव की है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2A हो जाता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2B जिसके अंदर टीडीएस और अमाउंट ऑफ टीडीएस आपसे पूछी गई है। पहले में बोला है मार्क्स पिक्चर लिमिटेड इज अ मूवी एंड शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैविंग अ टर्नओवर ऑफ दिस मच ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। उनमें ने एक शॉर्ट फिल्म एंड क्लिपिंग एंड इट हैज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड अ शॉर्ट फिल्म नेमली महाकुंभ। तो सोलार वाराणसी एलएलपी है वो भी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करती है और उसने पहले से एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की हुई है। मार्क्स पिक्चर ने उसकी टेलीविजन राइट्स अक्वायर कर ली इन कंसिडरेशन ऑफ ₹52 लाख फ्रॉम सोलार वाराणसी एलएलपी, बोथ हैव अ वैलिड पैन। आप जब 194C पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सर्कुलर पढ़ाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि प्रोडक्शन करने का ओरिजिनली काम देना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लेकिन अगर कोई चीज बनी हुई चीज को अक्वायर कर रहे हो तो उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मानते हैं। देयर बाय 194C में कोई टीडीएस नहीं लगता, तो 194C में तो इस पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ये तो क्लियर है। बट आप समझिए यहां पर आप एक फिल्म की बात कर रहे हैं और फिल्म की एग्जीबिशन वगैरह करने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं उसे हम रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर करते हैं, और अगर रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर करते हैं तो इस पे 194J एप्लीकेबल किया जा सकता है। और 194J एप्लीकेबल तब होता है जब 30,000 से ज्यादा की अमाउंट होती है। सर यहाँ तो 52 लाख की अमाउंट है तो 52 लाख में 10% 5,20,000 का टीडीएस इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट रीसेंट अमेंडमेंट से पूछा गया था, यानी कि आपने अमेंडमेंट केयरफुली पढ़ा होगा तो आप सेकंड पॉइंट कर पाएंगे। मिस्टर मयंक सैलरीड इंडिविजुअल ने रेंट पे किया है फॉर रेसिडेंशियल हाउसेस मुंबई टू द हाउस ओनर मिस्टर निखिल इन द फॉलोइंग मैनर। अप्रैल से लेकर सितंबर शुरुआत के 6 महीने 75,000 पर मंथ और बाद के 6 महीने 1 लाख पर मंथ। सैलरीड इंडिविजुअल है तो 194I तो लगेगा नहीं और 194I भी लगेगा, और 194I में फ्रेश अमेंडमेंट हुआ था प्रीवियस ईयर 24-25 में कि पहले 6 महीने रेट 5% होगी, बाद के 6 महीने रेट 2% होगी। एंड यहां पर आपको जो रेंट दी है वो ऐसे ही 6-6 महीना तोड़ के दी है। बट 194I लग रहा है और 194I में टीडीएस कब काटा जाता है? मंथली नहीं काटा जाता, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर नहीं काटा जाता, एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट एज द केस में बी। यानी कि जो टेनेंसी है उसके आखिरी महीने में या तो टीडीएस कटता है पूरे पे, या फिर अगर पूरे साल टेनेंसी रही तो लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर में कटता है। एंड ये बात बहुत जरूरी हो गई क्योंकि अगर टीडीएस यहां पर देखने जाओ तो मार्च में कटेगा। जब मार्च में डिडक्ट करने की लायबिलिटी आई तब रेट 2% हो चुका था। इसका मतलब यहां ऐसा नहीं करना है कि पहले 6 महीने पे 5% कर दो और बाद के 6 महीने पे 2% कर दो। जो पूरा रेंट है उस पे 2% होगा, पूरे रेंट पे 2% होगा। यही अगर 194I वाला रेंट होता ना तो कहानी अलग हो जाती, क्योंकि पहले 6 महीने का क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर के बेसिस पे 5% पे होता और बाद के 6 महीने पे 2% के हिसाब से होता। यहां पर आपको पूरे पे 2% ही एप्लीकेबल करना है। तो आप 75,000 इंटू 6 प्लस 1 लाख इंटू 6 करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पे 2% लगाएंगे तो आपका अमाउंट कुछ 21,000 का टीडीएस निकल के आएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2B आपका कंप्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या प्रोवाइड किया है? मिस्टर संदीप, अ मैनेजर इन सीटीएल प्राइवेट लिमिटेड फर्निशेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। बेसिक सैलरी वगैरह दी है। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा है वो पढ़ लेते हैं। कंप्यूट टोटल इनकम अज्यूमिंग इज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑफ 115, ये बीएससी होगा। 115 बीएससी 1A के तहत उसने ऑप्ट आउट किया, मतलब ऑप्शनल रिजाइम से निकालना है आपको, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना है। ऑप्शनल रिजाइम से टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी दी है, तो बेसिक सैलरी आपने सबसे पहले लिखी होगी 55,000 इंटू 12,
फिर दिया एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 2500 पर मंथ, 2500 इंटू 12। अ कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन मुंबई, कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू हिम इन मुंबई। तो ये परक्विजिट हो गया, और परक्विजिट के अंदर हम रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर पढ़ते हैं अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। फर्नीचर की बात बाद में की है, पहले अनफर्निश्ड और इन मुंबई है। इन मुंबई है तो मैक्स वाला ही पॉपुलेशन मानते हो एज पर द लेटेस्ट सेंसस, और कंपनी ओन्ड है, कोई हायर चार्जेस तो आपको दिए हुए नहीं है। तो आपको जो मॉनेटरी सैलरी होती है उसका 10% करना होता है। क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो और कोई मॉनेटरी सैलरी या कुछ प्रोवाइड करती हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहां जो अमाउंट आया इसका जो 10% होगा ऑफ दिस सैलरी, वही आपका अमाउंट वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। तो 55,000 इंटू 12 प्लस 2500 इंटू 12 दैट इज 30,000 का हम 10% करेंगे तो 69,000 आपकी वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन हो गया। और फर्नीचर 2,40,000 का दिया है, तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट में इसका हम 10% कर देते हैं, तो 24,000 इसका कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर आपको क्या दिया है, टू का पर्सनल लोन ऑफ दिस मच ऑन दिस डेट on which interest rate is this was charged by the company, कंपनी से ही आपने लोन लिया है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया आपका 7.75, और एंटायर लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा, कुछ भी आपने पे नहीं किया। एसबीआई की रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर 12.75, तो ये प्रॉक्सी होता है हमारा, हम इससे कंपेयर करेंगे 12.75 माइनस 7.75, तो दैट विल बी 5%, 5% पर एनम की आपकी रेट हो गई। मिस्टर संदीप इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता व्हिच ही कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 आइडेंटिकल यूनिट्स। ये तो बात की बात हो गई, ये तो सैलरी रिलेटेड कंटेंट पहले आपको देखना है। तो 5%, तो 3 लाख पे आपने 5% 7 महीनों के लिए किया होगा। वेरी सिंपल, जो अमाउंट निकल के आएगा ये आपकी ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो कितना अमाउंट आ जाता है, 3 लाख के ऊपर 5% इंटू 7/12 दैट इज 8750, यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी का अमाउंट हो गया 55,000 इंटू 12 प्लस 2500 इंटू 12 प्लस 69,000 प्लस 24,000 प्लस 8750, तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ऑप्शनल रिजाइन से कर रहे हो तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, यानी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ जाएगी 7,41,750 की आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में कंटिन्यू किया, मिस्टर संदीप इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता व्हिच ही कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17, जिसमें 4 आइडेंटिकल यूनिट्स है, 4 इक्वल यूनिट्स है आपके पास। ही ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर हिज रेसिडेंस, तो 1 यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड चला गया, वो तो सब नील हो जाएगा, खाली इंटरेस्ट मिल सकता है आपको। 3 यूनिट्स वर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ पर यूनिट। The municipal value is this much, municipal tax was paid at this much, fair rent and standard rate at this much. One of the let out unit was vacant for 6 months during the year. बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये। यहां पर आपको 23(1)(c एप्लीकेबल करना होगा, और 23(1)(c में आपको पहले ER भी निकालना होता है, AR भी निकालना होता है, और फिर ये देखना होता है कि क्या वैकेंसी की वजह से AR कम है, अगर हाँ तो आंसर AR होता है, नहीं तो आंसर ER बना दिया जाता है, जो आपका GAV बनता है। और ये 3 यूनिट्स का डेटा है आपका, क्योंकि 1 यूनिट तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब यहां फॉर्मेट बनाने जाएंगे तो एक SO बनेगा जो आपका 1/4 वाला पार्ट होगा, और जो लेट आउट है वो आपका 3/4 वाला पार्ट बनेगा। सर यहां तो सब कुछ नीली आना है, कोई भी चीज में कुछ आएगा नहीं, खाली इंटरेस्ट आ सकता है आपका, और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट आपका यहां पे डालना बाकी है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेट आउट में आपको सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो लेट आउट में मेहनत करने के लिए पहले आप क्या करोगे, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट वगैरह जो है उसका डिटर्मिनेशन करोगे। तो आप फेयर रेंट 7,50,000 है, 7,50,000 का फेयर रेंट, आपको तो 3/4 ही कंसीडर करना है क्योंकि तो पूरे घर का दिया हुआ है, तो 7,50,000 का आप 3/4 कर दोगे और उसे साइड में रख दोगे। फिर 8.5 लाख का भी आप 3/4 करोगे, वो स्टैंडर्ड रेंट दिया है आपका, उसे भी साइड में रख दोगे। और म्यूनिसिपल वैल्यू 9 लाख का 3/4 करोगे और उसे भी साइड में रख दोगे। पहले इनमें से हायर लोअर निकाल लेते हैं, फिर 3/4 कर लेते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दैट इज 9 लाख और 7,50,000 व्हिचएवर इज हायर, तो 9 लाख, बट इट इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट आपका कितना है, 8,50,000, तो 8,50,000 सिलेक्ट होगा। 8,50,000 का 3/4 करेंगे हम, तो वो आता है 6,37,500। ये आपका ER हो गया, ये ER हो गया। अब AR निकालना होगा आपको। AR निकालने के लिए आप क्या कहोगे, 20,000 है इंटू 12 महीने है इंटू 3 यूनिट्स है, यानी 7,20,000 आता है। लेकिन फिर कहा है कि वैकेंसी का नुकसान हुआ है, 1 यूनिट 6 महीने के लिए वैकेंट था, तो 20,000 रुपए 1 यूनिट पे 6 महीने के लिए नुकसान हुआ, तो 1,20,000 हो गया। इसका मतलब एक्चुअल रेंट जो निकल के आता है वो 6 लाख निकल के आता है, और ये जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आता है ये 6,37,500 निकल के आता है। तो हम एक्चुअल रेंट देखने जाएं तो एक्चुअल रेंट छोटा है और एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है, तो आइडियली हम क्या बोलते हैं कि क्या एक्चुअल रेंट में लॉस ड्यू टू वैकेंसी ऐड करने की वजह से वो ऊपर चला जाता है। अगर हाँ, हमने क्लास में ऐसे ही पढ़ा होता है ऊपर चला जाता है, अगर वो ऊपर चला गया तो फिर उस केस में आप कहोगे कि हाँ इट इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी एंड देयर बाय एक्चुअल रेंट कंसीडर करना होगा। तो सर 6 लाख में 1,20,000 ऐड करोगे तो ऊपर चला गया ना, वो 7,20,000 हो गया, देयर बाय आप क्या बोलोगे कि आपको एक्चुअल रेंट ही कंसीडर करना होगा, और आप 6 लाख के बेसिस पे प्रोसीड करोगे। इसका मतलब जो आपका GAV है
वो 6 लाख हो जाएगा। अब उसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्स ऐड करना है, तो पेड होना चाहिए बाय द ओनर होना चाहिए, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है, तो 9 लाख का 20% करोगे, लेकिन 3/4 के लिए मिलेगा, तो 1,35,000 का आपको म्युनिसिपल डिडक्शन मिल जाएगा टैक्स का। तो 1,35,000 हटा देते हैं, तो एनएवी आ गया 4,65,000, जिसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,39,500 निकल के आ गया। अब इंटरेस्ट देना है आपको, लेट आउट में तो इंटरेस्ट कितना भी मिलता है, इंटरेस्ट कितना दिया है, फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस इज ₹2 लाख, तो यहां 50,000 इधर जाएगा, 50,000, और बाकी 1.5 लाख इधर जाएगा। यहां नेगेटिव आपका 50,000 नंबर आ जाएगा, और यहां आपका 4,65,000 में से 139,500 माइनस 1,50,000 175,500 आ जाएगा। ये आमने सामने सेट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी आप ऑप्शनल रिजाइम में हो, तो 175,500 माइनस 50,000 आप कर देंगे तो 125,500 निकल के आ जाएगा। ये 125,500 और वो जो आपने सैलरी का अमाउंट निकाला था 750 तो आपका नंबर हो गया 8,67,250 का फाइनल आपका टोटल इनकम निकल के आ गया एज पर ऑप्शनल रिजाइम, जो क्वेश्चन ने हमें निकालने बोला था। दैट्स इट, डन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3A हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, डिटरमाइन the taxability with reasons in the hand of the recipient for assessment year 2025-26 in respect of the following receipts or income। ये IFO इसका क्वेश्चन दिया है। Mr. Ram received a sum of 5 lakh from his father on Ram's wedding anniversary। यहाँ कुछ बच्चे फंस जाएंगे, वो ये सोचेंगे वेडिंग एनिवर्सरी पे थोड़ी एग्जेम्पशन मिलता है, वेडिंग पे मिलता है। अरे पर सर फादर से मिला है, फादर तो रिलेटिव हो गए, रिलेटिव से तो कुछ ही टैक्सेबल नहीं होता, तो दिस आंसर इज नॉट टैक्सेबल। वेरी सिंपल, यहाँ कुछ टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था। Second, Mr. Govind sold his house property to Mrs. Radha for this much, where the value determined by stamp valuation authority was 1,75,00,000। आपको खाली रेसिपिएंट के हाथ का ट्रीटमेंट पूछा है, रेसिपिएंट का हाथ का ट्रीटमेंट पूछा है, तो गोविंद ने राधा को बेचा है, तो राधा के एंगल से आपको देखना है कितने में बेचा है, 1,25,00,000, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 1,75,00,000, तो गैप कितने का हो गया, 50 लाख। तो आपको एक लिमिट दी जाती है, लिमिट कितनी होती है, 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन और 50,000 विच एवर इज हायर। ये सब आपको 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में दिया होता है। सर लिमिट से बड़ा ही आपका गैप, देयर बाय 50 लाख टैक्सेबल कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेज राधा। Augusta got a gift of car worth 7 lakh from her friend on her wedding anniversary। सर कार कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, तो thereby 56(2)10 एप्लीकेबल ही नहीं होता है, एंड thereby this is not taxable। कोई दिक्कत नहीं है, जितने की भी कार मिली हो 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। तो पहला नॉट टैक्सेबल था, दूसरे में 50 लाख IFO इसमें टैक्सेबल किया जाएगा राधा के हाथ में, और तीसरे में अगस्ता के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि गिफ्ट एक स्पेसिफाइड एसेट नहीं है अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 की जब हम बात करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट कर लिया। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर जो जनरली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड या क्लबिंग वगैरह मिक्स करके दिया जाता है, वैसा ही क्वेश्चन दिया गया था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिस्टर संजू एन इंडिविजुअल assessee aged about 32 years furnishes the following details for the year ended 31st March 2025। loss from futures and option दिया है, ध्यान रखना, loss from futures and option is a normal business, it is not a speculative business। ये क्लियरली हमने डेफिनेशन में पढ़ा होता है कि इसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना जाता है, तो इसे स्पेक्युलेटिव मत मान लेना, ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, इसी साल का आपका PGBP का लॉस है। प्रॉफिट फ्रॉम रेस्टोरेंट बिजनेस कंप्यूट करके दिया हुआ है, तो देखो ये यहीं सेट हो जाएगा ना, ये जो 75,000 है ये 2,21,000 के सामने आप सीधे सीधे सेट कर दोगे, तो आपका नंबर 2,21,000 माइनस 75,000 1,46,000 हो जाएगा। मैं नीचे चेक कर लूं कौन से रिजाइम से सॉल्व करने कहा है, तो कंप्यूट द टोटल इनकम, ये एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजाइम। इजी हो गया, ऑप्शनल रिजाइम में तो सब कर सकते हो। ऑल्सो स्टेट द लॉस इज एलिजिबल टू बी कैरी फॉरवर्ड, मिस नहीं करना है, लास्ट में ये बताना है कि क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, ठीक है, बता देंगे। ये 146 हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ पार्टनरशिप फर्म MS Excel एंड कंपनी, जिसमें 19% शेयर है आपका। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म 10(2)A में एग्जेम्प्ट होता है, इसका मतलब इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, सीधे उड़ा दोगे। अगर एग्जेम्प्ट नहीं हुआ होता तो PGBP में लाते। इनकम फ्रॉम सैलरी सीधे दिया है 3,15,000, इसको सैलरी हेड में ले जाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1,75,000, ये अलाउ किया जाएगा, लॉस बन जाएगा आपका फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया गया 1,20,000 का, इसका 80C में डिडक्शन मिलेगा, तो इसका तो 24 क्लॉज B में आपको डिडक्शन मिलेगा और उसका आपको 80C में मिलेगा। तो सर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,75,000 जो आएगा वो सैलरी के सामने सेट हो ही जाएगा ना, 2 लाख तक सेट करना अलाउड ही होता है, तो 3,15,000 में से 1,75,000 आपका सेट होके 1,40,000 का अमाउंट यहां बच जाएगा। ये सैलरी हेड के अंदर आपका नंबर दिख रहा होगा।
जैसे कि ये नंबर जो आपका दिख रहा था वो पीजीबीपी एड के अंदर दिख रहा होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया 82,000 का, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया 1,10,000 का, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो दिखते ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट कर देना चाहिए। 1,10,000 68,000 के सामने सेट हो जाएगा, तो यहाँ 42,000 का आपका LTCG बच जाएगा अभी भी, और HTCG तो 82,000 है ही। His wife received salary of 2,40,000 from a partnership firm Excel। ध्यान रखना, ऊपर भी जो आपको पार्टनरशिप फर्म दी थी वो भी एक्सेल दिया था, और वाइफ को जिस पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रही है वो भी एक्सेल दिया है, जिसमें आपका 19% शेयर है। जहां पे वो अकाउंटेंट है, उनकी ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना कोई एक्सपीरियंस है, फिर भी उन्हें 2,40,000 की सैलरी दी जा रही है। आपको याद आना चाहिए, क्लबिंग में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल का किसी फॉर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और वहां से उसकी स्पाउस को भी, जिसको कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है, सैलरी मिलती है, तो उसे क्लब किया जाता है। पर क्लब तभी किया जाता है जब इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब कंपनी में होता है 20% और मोर वोटिंग पावर, और फॉर्म में होता है 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग। यहां पर अगर आप देखो तो 19% शेयर है, यानी कि 20% और मोर नहीं है, यानी ये 2,40,000 का डेटा इररिलेवेंट था। इसका सिर्फ नोट लगाना था कि कोई क्लबिंग नहीं होगी, ये तो वाइफ की ही हाथ में जाएगा, और हमें तो वाइफ का कैलकुलेशन करना ही नहीं है। हमें तो टोटल इनकम किसका निकालने बोला है? संजू का ही निकालने बोला है, मिसेस संजू का निकालने बोला ही नहीं है, तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया, खाली वर्किंग नोट बनेगा इसका। उसके बाद बोला है 21,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये तो 80D में जाएगा। 9,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हाँ तो 9,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो वो 5,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 5,000 से ज्यादा मिलता नहीं है। और 21,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम मान के चलेंगे कि ये आपने चेक से किया होगा, कैश से नहीं किया होगा। 21,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो टोटल तो 26 हो गया, पर 26 तो मिल ही नहीं सकता। अगर ये नॉर्मल है, सीनियर सिटीजन नहीं है, और सीनियर सिटीजन नहीं है 32 ईयर्स है, तो इसे 25,000 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, यानी टोटल डिडक्शन 25,000 का ही आपको यहां पर मिलने वाला है। ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस से स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन के सामने जाता है, इसे अभी भी क्या करना पड़ेगा? कैरी। एंड ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 52,000, और ये चौथा साल है, तो ये तो 8 साल तक जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 52,000 को उठा के आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने 82,000 के सामने सेट कर दोगे, तो वहां आपका 30,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, डन हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अगर आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया होगा ठीक से तो बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। जैसे कि अगर मैं फाइनल नंबर्स यहां पर देख दूं सिर्फ कैलकुलेशन क्लोज करने के लिए, तो आपका सबसे पहले सैलरी का नंबर 1,40,000 का फाइनल बाहर निकल के आया होगा। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आया होगा क्योंकि वो लॉस सैलरी के अंदर सेट हो गया था। पीजीबीपी के अंदर 1,46,000 हमारा लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सेट करने के बाद आया था। कैपिटल गेन के अंदर एक शॉर्ट टर्म आया है, एक लॉन्ग टर्म आया है। शॉर्ट टर्म आपका 30,000 है और लॉन्ग टर्म आपका 42,000 है। टैक्स तो निकालना नहीं है, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है कि कब है क्या हेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। IFO इस क्वेश्चन में था ही नहीं, इसका मतलब GTI आपका निकल के आ गया 1,40,000 प्लस 1,46,000 प्लस 30,000 प्लस 42,000, दैट इज 3,58,000, और उसमें से डिडक्शन देने थे तो 1,20,000 का 80C का डिडक्शन है, 1.5 लाख का रिस्ट्रिक्शन होता है, मिल जाएगा आपको। और यहाँ 25,000 का 80D का डिडक्शन मिल जाएगा, ये 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। इन दोनों को लेस कर लोगे आप, 1,20,000 लेस करना है माइनस 25,000 लेस करना है, तो 2,13,000 आ गया। चेक करना होता है कि जो स्पेशल गेन्स है उसके सामने के अलावा तो एडिक्वेट इनकम है ना, तो है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डिडक्शन हमने सीधे सीधे प्रोवाइड कर दिया, 2,13,000 आपका नंबर आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन 4A हो गया। क्वेश्चन 4 भी स्टैंडर्ड, हर बार थियरी आती है रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर से, इसलिए रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर की थियरी हमेशा ठीक से पढ़ने को कहा जाता है, और ऑप्शन होता है, जैसे कि एक भूल भी जाए तो दूसरा काम लग जाएगा। जैसे क्या बोला है कि कौन से पर्सन को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, मेंशन द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन आल्सो। मतलब पैन किसको लेना पड़ता है? हर आदमी को तो पैन नहीं लेना होता है ना, तो पैन किसको लेना होता है, और अगर लेना होता है तो कब तक लेना होता है? या तो ये आंसर लिखो, या फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताओ जिसमें आधार नंबर कोड करना मैंडेटरी होता है। जैसे जब आप पैन लेने जाओगे तो आधार देना पड़ता है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे तो आधार देना पड़ता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताओ। और ये भी बताओ किनको ये अप्लाई नहीं होता, मतलब किनको आधार नंबर वगैरह कोड करने की जरूरत नहीं है। दोनों क्वेश्चन थोड़े से हटके हो गए, जनरली ये मेन स्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं है, थोड़े साइड के क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ डिटेल में पढ़ा होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो ये थियरी थोड़ी सी डिफिकल्ट मान सकते हैं हम कि इतनी इजीली नहीं आएगी। जैसे इन दोनों आंसर्स को आपको बुक के अंदर कवर कराया हुआ है, अगर आप ये पेनॉर्मी की बुक देखोगे तो आपका ये जो पहला आंसर है जिसमें कौन सी जगहों पे पैन कोड करना पड़ता है, तो यहाँ 4 ट्रांजेक्शन आपको क्लियरली दिए हुए थे। वही 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है तो ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको पैन लेना होगा। अगर पीजीबीपी में आपकी टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट व्हाटएवर 5 लाख से ज्यादा है तो बिफोर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको पैन लेना होगा। अगर आप एक रेसिडेंट है पर इंडिविजुअल नहीं है, मतलब कंपनी है या फर्म है, और 2.5 लाख या उससे ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर तक लेना होगा। या अगर आप एक मैनेजर है या डायरेक्टर है ऑफ
द पॉइंट विच वाज कवर्ड इन थर्ड, यानी किसी कंपनी के जो थर्ड में कवर हुआ, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख या उससे ज्यादा की करती है, तो उस मैनेजर या डायरेक्टर को भी ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर तक पैन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा कई सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी आपके पास पैन होना चाहिए। तो आप ये भी मेंशन करके आए होंगे तो भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए कि इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए भी आपके पास पैन होना ही चाहिए। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपने 5-6 भी याद रखे होंगे तो भी आपका काम हो जाना चाहिए। और फिर जो एक और आपको आधार नंबर वाला पूछा है वो उसके जस्ट बाद में आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि अ पर्सन मस्ट कोट पैन इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ आधार एंड रिटर्न ऑफ इनकम, वो मैंडेटरी होता है आपका। ये दो आपके वो डॉक्यूमेंट्स हो गए। और किन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो अगर कोई असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय में रहता है, या फिर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, किसी भी साल के दौरान कभी भी वो 80 इयर्स और मोर का हो गया, वो नॉन रेसिडेंट है, या फिर वो भारत का सिटीजन ही नहीं है, तो उस केस में उसके लिए ये जो 139AA है कि उसे आधार होल्ड करना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। ये डन। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जो हमारे कवर कर लिए गए। फिर सेक्शन बी तो हमारा जीएसटी रिलेटेड डिस्कशन हो जाएगा, उसे भी हम इसी तरीके से डिस्कस करना चाहेंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा और ऐसे ही कौन से सेशंस आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम उसे एज अर्ली एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको एक आइडिया लग गया होगा चारों क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने थे। ऐसे ही फिर मिलेंगे अगले सेशंस में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।